हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स के नाम से एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डेप्रिसिएशन नाम से ही हर स्टूडेंट को ये लगता है कि हमें डेप्रिसिएशन के काफ़ी रूल्स क्लियर हैं और अकाउंटिंग उन्होंने की होती है, तो अकाउंटिंग के हिसाब से अपने माइंड को एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन रखें, दिमाग में रखें, लेकिन जब इनकम टैक्स एक्ट में हम डेप्रिसिएशन के नाम से किसी भी चैप्टर को करना चाहेंगे तो अकाउंटिंग से बहुत ज़्यादा वाइड रूल्स हैं, इसके कंप्रेहेंसिव रूल्स हैं, टिपिकल हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या रूल्स इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी रेट्स वगैरह और किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो वो आपको बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। डेप्रिसिएशन तो आप जानते ही हैं, अदर रिबेट्स इनकम टैक्स में स्पेशल प्रोविजंस हैं, अकाउंटिंग में ऐसे प्रोविजन देखने को नहीं मिलेंगे। तो अदर रिबेट्स की बात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या चीज है? किसी भी एसेट को यूज करने के कारण अगर उसकी लाइफ या वैल्यू रिड्यूस होती है, किसी भी एसेट को यूज करने के कारण अगर उसकी लाइफ या वैल्यू रिड्यूस होती है, वो डेप्रिसिएशन है। और उसे आप एक्सपेंडिचर के तौर पर P&L अकाउंट के डेबिट वाली साइड में यानी कि 2 वाली साइड में क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपका नेचुरली प्रॉफिट क्या होगा? डाउन होगा। और इनकम टैक्स में अब धीरे धीरे आप एंटर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन की रेट्स ओरिजिनल भी हो सकती हैं और शिफ्ट के हिसाब से भी हो सकती हैं, सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट। और बिजनेसमैन अपने डिस्क्रिशन के आधार पर, विवेक के आधार पर भी उनकी लाइफ तय कर सकता है। मान लो कि आपको यूजफुल लाइफ एसेट की 10 साल लगती है तो आप डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे, और 15 लगती है तो डिवाइडेड बाय 15 कर लेंगे। यानी कि मान लो 1,50,000 की एसेट है और 15 ईयर्स आप लाइफ मानते हैं, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स, तो एक साल का डेप्रिसिएशन 10,000 आ गया। और ऐसे ही आप रेट को भी बना सकते हैं कि 1/15 इंटू 100, 1/15 गुना 100, इससे रेट आ जाएगी। और ये रेट आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड से भी यूज कर सकते हो आप, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से भी, जैसा भी आपका मूड होता है आप बिजनेस में अकाउंटिंग पर्पज से कर सकते हैं। लेकिन टैक्स में काफी उल्टा मिलेगा और आपको काफी रूल से आगे जाना पड़ेगा। तो प्लीज एक बार यहां पर ध्यान दें, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करता है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 32। और इस सेक्शन में जाने के लिए, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको इन चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ता है, इनका पालन करना पड़ता है। तो आइए प्लीज चेक करें। सबसे पहले, एसेट फुल्ली और पार्टली ओन्ड बाय असेसी। जिस एसेट का आप डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाले हैं वो फुल्ली, पूरी तरह, या पार्टली, आंशिक तौर पर आपकी एसेट होनी चाहिए, ओन्ड होनी चाहिए, आपके स्वामित्व की होनी चाहिए। और एक एसेट के को ओनर्स, जॉइंट ओनर्स अगर 4 हैं, 5 हैं, तो वो अपने अपने पार्ट के लिए, अपने अपने हिस्से के लिए डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। एसेट यूज्ड इन सेल्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन, एसेट को अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करना है। अगर आपके घर पे कोई रखी हुई एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लाइफ रिड्यूस हो रही है, डेप्रिशिएट तो हो रही है, हरास तो उस पर लग रहा है, उसका जीवन कम हो रहा है, पर आप उसे क्लेम नहीं कर सकते, P&L के 2 में नहीं लिख सकते। और फिर क्या है कि एसेट यूज्ड इन प्रीवियस ईयर, इस साल, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर अगर 1920 है तो उसमें एसेट यूज होनी चाहिए। और अगर एसेट यूज नहीं हुई है तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं कर सकते। जैसे स्ट्राइक होगी, फ्लड हो गया और पूरे साल इंटरप्शन रहा, तो उस कारण आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एसेट का यूज ही नहीं हुआ प्रीवियस ईयर में। तो ये 3 कंडीशंस थी जिन्हें आपको सेटिस्फाई करना चाहिए डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, P&L के 2 में डेप्रिसिएशन लिखने के लिए। फिर डेप्रिसिएशन इज लायबल ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन वास्तविक लागत पर लगाया जाएगा। यानी कि अगर उस एसेट की मार्केट वैल्यू कुछ है और अगर 2 आदमी आपस में एक फेक ट्रांजैक्शन वैल्यू बना लेते हैं, यानी कि 1 लाख वाली एसेट को
अगर किसी दूसरे को आपने 1,50,000 में ट्रांसफर कर दिया और उसने वापस आपको 1,80,000 में ट्रांसफर कर दिया, तो आपकी एसेट 1 लाख की थी और थोड़ी देर में ही आपने ट्रांसफर करके अपने आप को, अपनी कॉस्ट को 1,80,000 बना दिया। तो ऐसी गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशंस जारी की हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सेक्शन 32 को कंट्रोल करने के लिए, और ऐसी कुछ फेक ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था, उस कारण एक्सप्लेनेशंस इसमें पढ़ने वाली हैं। और इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। वो वजह सिर्फ यही थी कि बिजनेसमैन बहुत सियाना होता है और ज़्यादा वैल्यू पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है, एक्सपेंस ज़्यादा आएगा P&L के 2 में, जिससे नेचुरली प्रॉफिट डाउन होगा और टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। पर एक्सप्लेनेशंस की वजह से तो इस पर कंट्रोल किया गया और जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पर ही डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। कोई फेक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इन पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स पर लगाया जाता है। तो ये तो सारे जानते ही हैं, जो टेंजिबल है, दिखने वाली एसेट्स हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो इन पर आप, कोई सुपर स्ट्रक्चर है तो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो बिजनेस को सपोर्ट करने वाली एसेट्स हैं, तो उन पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा सकता है। तो वो इस चैप्टर में हम रेट्स भी इनकी चेक करेंगे और डेप्रिसिएशन लगाना भी इसमें सीखेंगे। लेकिन कुछ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, लैंड पर, गुडविल पर, लाइव स्टॉक पर। तो आपने अकाउंटिंग में कुछ क्वेश्चन किए होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन 10%, तो वो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन टैक्स के हिसाब से आप पूरी तरह तैयार हो जाओ, सजग हो जाओ कि लैंड पर कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। इवन अकाउंटिंग में भी लैंड पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। तो अगर हमने कभी ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो उन्हें आप भूल जाओ। अच्छे लेवल की जब बुक्स में आप अकाउंटिंग, इवन टैक्स में जब भी क्वेश्चंस करोगे, मैटर पढ़ोगे, तो लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनीज वाले चैप्टर्स में जब आप चेक करोगे तो एक कंपनी लैंड को अलग शो करती है और बिल्डिंग को अलग शो करती है। और बाई चांस आपने इकट्ठा भी शो कर दिया, मान लो 10 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, 3 लाख की उसमें लैंड थी और 7 लाख का स्ट्रक्चर था, 7 लाख की ऊपर बिल्डिंग बनाई थी, तो जो डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना होगा वो 7 लाख पर ही क्लेम होगा। ठीक है जी। फिर क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में जो डेप्रिसिएशन आपको एसेट्स पर अलाउ होगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू पर होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। तो रिटर्न डाउन वैल्यू पर मान लो डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, तो आप एक बार सोचो कि 1 लाख पर फर्स्ट ईयर में 10% कितना हुआ, 10,000। पर वेरी नेक्स्ट ईयर 90,000 रिटर्न डाउन वैल्यू है, अपलिखित मूल्य है, उस पर 10% 9,000 रुपये होगा। तो 10% वाली रेट स्ट्रेट लाइन में तो 10-10 हज़ार हर साल चलती है। और अब ब्रॉड सेंस में सोचो कि पहले साल डेप्रिसिएशन अगर रिटर्न डाउन वैल्यू पर 10,000 मिला तो नेक्स्ट ईयर 9,000 होगा। और फिर क्या होगा कि 90,000 में से 9,000 लेस हो जाएंगे, यानी कि 81,000 पर थर्ड ईयर में 8,100 होगा। तो 10% रेट भी ओरिजिनली रिड्यूस नहीं हो रही क्या? आप गौर से सोचो, 1 लाख का 10%, 10,000 पहले साल 10,000, फिर नेक्स्ट ईयर 90,000 का 10% 9,000। तो अगर हम ओरिजिनली हमारी 1 लाख कॉस्ट लगी थी तो 9,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 तो 9% रेट होगी। नेक्स्ट ईयर अगर आप चेक करो तो 8.1% होगी। इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। लग चाहे ओरिजिनल पुरानी रेट पर रहा हो, पर ओरिजिनल कॉस्ट पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेप्रिसिएशन की रेट कंपेयर होते हुए क्या डाउन होती नजर आएगी आपको। और दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन मेथड में 10% रेट से आप 10 सालों में एसेट्स को खत्म कर दोगे, पूरी तरह राइट ऑफ कर दोगे। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कुछ ना कुछ तो वैल्यू बचेगी। अगर आप 10% वैल्यू रिड्यूस करोगे, इवन 100 रुपये भी बचे जाते हैं, तो उसका 10% रिड्यूस करोगे 10 रुपये, और फिर भी 90 तो बच ही जाएंगे। इसका मतलब इनफिनिट तक डेप्रिसिएशन लग सकता है, लेकिन कभी ना कभी बिजनेसमैन को लास्ट में राइट ऑफ करना ही पड़ता है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को क्लेम करती हैं। और अगर वो अपनी रिटर्न में भरना भूल जाते हैं कि हम किस मेथड से डेप्रिसिएशन
अलाउ करवाना चाहते हैं तो उन पर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो जाएगा, और वो स्पेशली रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के लिए फर्स्ट रिटर्न में शो कर सकते हैं कि हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगवाएंगे। आगे ये चैप्टर पार्ट है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर 28 सेक्शन से 44 सेक्शन तक का है, और डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन है वो 32 है, और अदर रिबेट्स वगैरह 33 ए बी इस तरीके से आएंगी, तो वो इसी चैप्टर का पार्ट है। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या कहीं पर अगर ये लिखा ना पाया जाए कि डेप्रिसिएशन के नाम से अलग से हेडिंग ना मिले, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन तो सिलेबस में होता ही है, चांस ही नहीं है कि ना हो, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन का चैप्टर ऑटोमेटिकली आपके सिलेबस में होता है और इसे अच्छी तरह रीड करना है। और डेप्रिसिएशन की रेट्स आपको बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर में, कैपिटल गेन्स में, और जब आप टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं P&L वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से, तो वहां पर डेप्रिसिएशन की रिबेट आपके काफी काम आने वाली है। अलाउएबल ऑन ब्लॉक बेसिस, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे अकाउंटिंग में आपके पास 4 एसेट्स हैं तो चारों पर आप अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाओगे, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में हालांकि मैंने आपको रेट्स नहीं बताई हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बात करते हैं। लेकिन मान लो एक बिजनेसमैन के पास 2 तरह की बिल्डिंग है, एक तो 5% वाली और एक 10% वाली, ठीक है, वो अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर में इसको चेक करते हैं। 5% वाली 4 बिल्डिंग्स थी और 10% वाली 2 थी, तो अगर ये अकाउंट्स होती तो 6 की 6 बिल्डिंग पर आप अलग डेप्रिसिएशन लगाते, लेकिन टैक्स में आपको क्या करना है, 5% वाली बिल्डिंग्स को अलग रखना है, 10% वाली बिल्डिंग्स को अलग रखना है, और उन्हें कंबाइंड करके आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। कंबाइंड वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाना है, उसे ही ब्लॉक बनाना या ग्रुप करना कहते हैं। तो अलाउएबल ऑन ब्लॉक बेसिस, सेम टाइप एंड सेम रेट्स ऑफ एसेट टू बी कंबाइंड टुगेदर, इन्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर आगे बढ़ें, यहां पर ये वाला पॉइंट अच्छा मिलेगा, फिर इसके बाद अपने रेट्स के लिए सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। इफ एनी एसेट परचेज्ड एंड यूज्ड इन प्रीवियस ईयर 1920, अगर 1920 प्रीवियस ईयर में कोई एसेट आपने परचेज किया और यूज किया, लेकिन यूज किया 180 दिन से कम, 1920 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट होता है और 31 मार्च 20 को खत्म हो जाता है, लेकिन कोई एसेट आपने मान लो कि 1 अप्रैल 19 को ही परचेज किया है, लेकिन आपने 10 दिसंबर 19 को यूज किया, अकाउंटिंग होती तो जिस दिन यूज किया 10 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 20 तक के जितने भी डेज होते डिवाइडेड बाय 365 के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग जाता। टैक्स में क्या होगा चेक करो, अगर कोई एसेट 4/10/19 के बाद यूज की हो, 4/10/19 के बाद, तो आप डेट्स को चेक करें, मान लो 5/10 को भी कोई एसेट यूज किया आपने और 31 मार्च 20 तक अगर आप दिन गिनेंगे तो वो 179 डेज बनेंगे। तो कोई भी एसेट आपने 5 अक्टूबर 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक यूज किया तो वो 180 दिन से कम है, और इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन उन पर हाफ रेट से अलाउ होगा। अगर 10 है तो 5 अलाउ हो जाएगा, 5 है तो 2.5। और एक लास्ट पॉइंट और चेक कर लो, इफ एसेट परचेज्ड बिफोर प्रीवियस ईयर 18-19 में परचेज की थी, 19-20 में यूज कर रहे हैं, और 19-20 में चाहे 1 अप्रैल को यूज कर रहे हैं तो चाहे 1 दिसंबर को यूज कर रहे हैं, लेकिन फुल रेट से डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। इस साल फिर हाफ रेट से अलाउ नहीं होगा, उसका अकाउंट पिछले साल ही ओपन हो चुका है। फिर इस साल अगर आप 180 दिन से कम यूज भी करते हैं तो भी डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी, फुल रेट होगी। इस पॉइंट को फिर कंसीडर कर लो कि अगर कोई एसेट, गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर आता है, 2 + 2 यानी कि 4 अक्टूबर के बाद यूज की है, परचेज हो सकता है 10 दिन पहले भी कर लियो, तो 5 अक्टूबर को भी आपने यूज किया और 31 मार्च 20 तक आप डेज गिनेंगे, कैलकुलेटर पर गिनने, हाथों पर गिनने, जैसे भी चाहें, तो वो 179 डेज या उससे कम बनेंगे। और रूल क्या है कि 180 डेज से अगर आप कम यूज करते हैं तो रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। पर किस साल के लिए, इस साल के लिए, और आने वाले सालों में तो ओपनिंग वैल्यू होगी आपकी और फिर क्लोजिंग होगी, तो 365 दिन ही यूज होगी एसेट, तो रेट तो नेचुरली उसकी क्या होगी, फुल रेट ही लगेगी।
तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट थे जिन्हें ध्यान में रखकर आपको इस चैप्टर में एंटर होना है। और अब आपका थोड़ा दिमाग चलने लग गया होगा कि अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन को हमने पढ़ा है वो अपनी जगह है और टैक्स के लिहाज से हमें अलग अलग पढ़ना है। और अगले लेक्चर में मैं रेट्स को डिस्कस करूंगा, रेट्स बताऊंगा नहीं, डिस्कस करूंगा। तो हो सकती है वो ओरिजिनल रेट्स ना हो, कई बार गवर्नमेंट बढ़ावा देने के लिए किसी खास इंडस्ट्री को, किसी खास एरिया को बढ़ावा देने के लिए डेप्रिसिएशन की रेट्स इंक्रीज करके भी दे सकती है। ठीक है जी, आप बने रहना और नेक्स्ट लेक्चर को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको कुछ नॉलेज मिलती है, अच्छा लगता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स के सेकंड लेक्चर में स्वागत है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसकी क्या वजह है और उसका क्या इम्पैक्ट है वो चेक किया था। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अगर अकाउंट्स की नॉलेज है तो वो एक अच्छी बात है, वो एक साइड की बात है। लेकिन जब इनकम टैक्स एक्ट में हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो ये इतना इजी टॉपिक नहीं है। और इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में सेक्शन 32 की एक्सप्लेनेशंस में जितना चेंज हुआ है उतना किसी भी सेक्शन में चेंज नहीं किया है गवर्नमेंट ने। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि डेप्रिसिएशन के कारण रिवेन्यू का बहुत भारी लॉस हो सकता है गवर्नमेंट को। क्योंकि एक इंडस्ट्री का आप एग्जांपल लें, जैसे एक इंडस्ट्री, उसकी 10,000 करोड़ की एसेट्स हैं और मान लो 10% भी डेप्रिसिएशन की रेट है तो वो 2 में यानी कि डेबिट साइड में 10,000 का 10% 1,000 करोड़ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती हैं। तो 1,000 करोड़ अगर P&L के 2 में एक्सपेंस आ जाता है तो नेचुरली प्रॉफिट 1,000 करोड़ कम हो जाएगा। और अगर नेट अगर आप टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35% भी मानते हैं तो 350 करोड़ रुपए टैक्स कम हो गया। और ये सिर्फ एक छोटी सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और वही डेप्रिसिएशन की रेट अगर 10 से 20% हो जाए तो डबल इंपैक्ट हो जाएगा। 10,000 करोड़ का 20%, 2,000 करोड़ आप P&L के 2 में लिख सकते हैं, 2,000 करोड़ का 35%, यानी कि आपने एक्सपेंस ज्यादा लिखा, प्रॉफिट डाउन हो गया तो 700 करोड़ टैक्स की सेविंग होगी। किसकी? जिस कंपनी ने उसे क्लेम किया था, जिस संस्थान ने उसे क्लेम किया था। तो कहाँ तो 350 करोड़ की बात कर रहे थे हम और कहाँ 700 करोड़। तो इतना डिफरेंस आ सकता है। और ऊपर से कई टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन की टेक्निक्स भी होती हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को डेप्रिसिएशन क्लेम तो करवाना पड़ता है पर टैक्स की लायबिलिटी हो सकता है कि इसी वजह से कम हो। तो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कुछ रूल्स बनाया, रूल्स को आपको फॉलो करना है, उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन की रेट्स हैं। तो हम आज डेप्रिसिएशन की रेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ डिस्कशन भी करना जरूरी है। तो आओ चेक करते हैं, चैप्टर हमारा यही चल रहा है, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। अदर रिबेट्स को अभी बिल्कुल टच नहीं किया, वो थर्ड लेक्चर में बात हो पाएगी। तो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की रेट्स में गवर्नमेंट ने कुल मिलाकर 4 तरह की एसेट्स को इंक्लूड किया है। फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स, थर्ड प्लांट एंड मशीनरी और फोर्थ इंटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्तियां। सबसे पहले चेक करते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग जिसे आप स्ट्रक्चर मानते हैं, लैंड के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर हो गया उसे बिल्डिंग मानते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिल्डिंग में और क्या क्या आ सकता है वो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग रोड, टेम्पल, वेल। रोड भी आ सकती है, आपके संस्थान के बाहर वाली रोड को भी आप डेप्रिसिएशन वाली एसेट में इंक्लूड कर सकते हैं। पर कब? जब वो रोड आपने बनाई हो, ऑनरशिप आपकी हो। सेक्शन 32 में एंट्रेंस के लिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया है कि वो ऑन आपके द्वारा होनी चाहिए, आपके स्वामित्व में होनी चाहिए। ठीक है जी। और हम जनरल आदमी हैं, छोटी मोटी दुकान है, तो फिर तो रोड, टेम्पल, इन पर हम डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप टाटा, बिरला, अंबानी, उनके बड़े से कैंपस के बारे में बात करो जो हो सकता है 5 किलोमीटर बड़ा हो, उनकी फैक्ट्री का कैंपस, और उसमें उन्होंने रोड्स डेवलप किए हैं खुद ही, गवर्नमेंट की बिना किसी सहायता के, और
कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉइज के लिए वहां पर एक टेम्पल, मंदिर भी बनवा दिया है और वहां पर एक कुआं भी बनवा दिया है, क्योंकि रिमोट एरिया था तो पानी की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से वहां पर कुआं भी था। और या ये भी हो सकता है आपकी प्रोडक्शन की कोई प्रोसेस हो जिसके लिए कुआं, वेल बनाना जरूरी हो, जैसे पेपर इंडस्ट्री होती है तो उसमें ये बनाना जरूरी होता है। तो अगर आपकी ये ऑनरशिप में है तो पक्की बात है ये बिल्डिंग की कैटेगरी में ही आएंगी और आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो थोड़ा ब्रॉड सेंस में माइंड लगाएं, क्योंकि हम जनरली 2-4 रेट्स याद करके खुश होते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री, पूरे इंडिया की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन अपने आप में काफी हैवी एक्सपेंडिचर है, जिसके लिए गवर्नमेंट को रूल्स बनाने जरूरी हो गए। वरना तो आप सारे एक्सपेंसेस के लिए रूल बनाओ, डेप्रिसिएशन को अगर खुला छोड़ दो, सिर्फ डिस्क्रिशन, विवेक के आधार पर एक व्यापारी लगाए तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा एक्सपेंस क्लेम करेगा या टैक्स चोरी के और भी तरीके ढूंढेगा, जिसकी वजह से टैक्स बिल्कुल कम देगा और गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है। तो अब आप बिल्डिंग में चेक करो जी, बिल्डिंग की 3 कैटेगरियां हैं, ब्लॉक फर्स्ट, ब्लॉक सेकंड, ब्लॉक थर्ड। ब्लॉक के बारे में आपको बात की थी कि अगर एक टाइप का मतलब बिल्डिंग और उसमें रेट भी सेम हो तो उनको इकट्ठा करना ब्लॉक कहते हैं, और उन पर इकट्ठे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन की रेट्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करें। ब्लॉक फर्स्ट यानी कि फर्स्ट कैटेगरी की बिल्डिंग कौन सी है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रहने वाली बिल्डिंग, रिहायशी भवन कह देते हैं हिंदी में उसे, ठीक है। और इसमें किसको शामिल नहीं करना? एक्सक्लूडिंग होटल, हॉस्टल। होटल में भी तो रहने की जगह होती है लेकिन उसका कमर्शियल यूज माना जाता है, और ऐसे ही हॉस्टल में भी रहने की जगह होती है पर उसका कमर्शियल यूज माना जाता है, रफ टफ यूज होता है। तो गवर्नमेंट ज्यादा रेट से डेप्रिसिएशन क्लेम करवाएगी और आपको ज्यादा रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, आपका ही फायदा है। खर्चा ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा तो इनकम कम और टैक्स कम। लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ? आप अपनी बिल्डिंग में तो खुद रह ही नहीं सकते, अगर रह सकते हैं तो उसका एक्सपेंस यानी कि P&L के 2 में एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते, वो चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे रिपेयर्स हो, पर्सनल एक्सपेंस अलाउ ही नहीं होते। तो फिर कौन सी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो बिजनेस में यूज आ रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो बिजनेस का ही एक्सपेंस है। तो स्टाफ क्वार्टर्स, और आपको बताया था स्टाफ क्वार्टर्स बिजनेस की इनकम होती है, बिजनेस की वजह से आपने रेंट पर दिया, किसको? एम्प्लॉइज को। तो उससे रिलेटेड इनकम अगर आप P&L के बाय में लिख सकते हैं तो उसका एक्सपेंस डेप्रिसिएशन P&L के किस तरफ आ सकता है? 2 में। तो उसी की बात हुई है, वो 5% रेट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 5% रेट से स्टाफ क्वार्टर्स पर डेप्रिसिएशन लग सकता है। तो इसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग्स बिजनेस में यूज होती है, वो चाहे शॉप हो, शोरूम हो, गोडाउन हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, पर किसके लिए? होटल के लिए और हॉस्टल के लिए, तो वो अपने आप ही अगली कैटेगरी में आ जाएंगी और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। और कम से कम इसका 1/3 यूज होना चाहिए कमर्शियल से, और कम से कम 1/3 नहीं, आप 1/3 से ज्यादा ही माने, तो 1/3 से ज्यादा यूज करें कमर्शियल में तो जाकर आप उसे कमर्शियल बिल्डिंग मानेंगे और उस पर 10% डेप्रिसिएशन की रेट बनाएंगे। उसकी एक वजह है कि जैसे कई बार कई मकानों में बिजनेस चल रहे होते हैं तो उसमें कुछ रेजिडेंशियल पोर्शन भी होता है, कुछ कमर्शियल भी होता है। तो गवर्नमेंट क्या मानती है कि कमर्शियल पोर्शन अगर 1/3 से ज्यादा है तो वो कमर्शियल बिल्डिंग है, और कमर्शियल बिल्डिंग पर पूरे पर आप 10% डेप्रिसिएशन लगवा सकते हैं। बस एक्सक्लूडिंग क्या है, खुद रह रहे हो अगर पीछे वाले पोर्शन में तो उसका तो डेप्रिसिएशन मंजूर ही नहीं हो सकता, आप लगा नहीं सकते। और फिर आगे ब्लॉक थर्ड यानी कि तीसरे टाइप की कौन सी होगी? टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जैसे कि किसी शॉप के बाहर शेड बनवाया हुआ है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर कह देते हैं। और उस स्ट्रक्चर की लाइफ तो हो सकता है कि बहुत साल हो सकता है 20 साल वो चल जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी रेट कितनी बनाई है? 40%। ऐसे ही पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आपने प्लांट लगाई, और प्लांट चाहे हैवी एक्सपेंडिचर में आया, वो प्लांट में डेप्रिसिएशन आप क्लेम करोगे, लेकिन उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया ताकि वो प्लांट सेफ रहे, तो वो तो बिल्डिंग की कैटेगरी में आएगी, और वो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे तो किस रेट से? 40%। और 3 साल पहले तक ये रेट्स 40 वाली 100% होती थी। तो 100 का ये मतलब थोड़ा है कि 1 साल में ही वो बिल्डिंग गिर जाएगी या एक्सपायर हो जाएगी या लाइफ कम हो जाएगी उसकी, नहीं।
सिर्फ गवर्नमेंट कई बार बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव के तौर पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा अलाउ करवाती है, ताकि एक बिजनेसमैन ज़्यादा डेप्रिसिएशन के चक्कर में, ज़्यादा खर्चे के चक्कर में, ताकि प्रॉफिट डाउन हो, इन चीज़ों का यूज़ करे, और यूज़ अगर करता है तो फिर इसका मतलब डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम कर सकता है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर तो जब जरूरत होती है तभी जरूर वो यूज़ करेगा, लेकिन बात है पोल्यूशन कंट्रोल की। प्लांट के ऊपर अगर बिल्डिंग आपने बना ली तो उसकी लाइफ 1 साल नहीं होती, कहीं ज़्यादा होती है। फिर भी गवर्नमेंट बढ़ावा देने के लिए पहले 100% रेट लगाती थी, अब रेट रिड्यूस कर दी गवर्नमेंट ने, 40% कर दिया। सेकंड, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अगर फर्नीचर एंड फिटिंग्स हैं, पहले बहुत पहले इसमें 12 साल पहले तक इसमें क्या होता था कि 2 कैटेगरी होती थी, 10%, 15%। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में अगर फर्नीचर का यूज होता था तो 10% और बाकी 15% होटल वगैरह, शॉप, शोरूम में। लेकिन अब सबको इंक्लूड कर दिया, और इवन इसमें फिटिंग्स भी आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, और इलेक्ट्रिक की सजावट का सामान भी इसमें आ जाता है, और वो सारा 10% डेप्रिसिएशन में अलाउ होगा। तो अब इसका मतलब आपके चाहे 50 आपके पास एसेट्स हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, और ये 20 हैं, 50 होगी, तो आपको 50 बार डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, 4 बार में लग जाएगा। 5% वाली बिल्डिंग्स को अलग कर लो, 10 वाली को अलग कर लो, 40 को अलग कर लो, फर्नीचर को अलग कर लो, तो अलग से रेट लग जाएंगे इन पर। उसे ब्लॉक बनाना कहते हैं। तो करेंगे जब अपने न्यूमेरिक्स करते हैं तो इसी बेस पर होगा। फिर आगे थर्ड कैटेगरी है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में जो मशीनें हम सोचते हैं वो भी आती हैं। और क्या लिखा है, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट्स और बुक्स। बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी है, सोच सकते हो, बुक्स प्लांट एंड मशीनरी है। आपको ध्यान होगा अगर किसी ने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें आमिर खान एक क्लास चल रही होती है, उसके बीच में बैठा शरारतें कर रहा होता है, तो उससे उसका लेक्चरर ये पूछता है कि बुक्स की डेफिनेशन बताओ। तो बुक्स की डेफिनेशन तो खैर वो टूल्स की डेफिनेशन अपने हिसाब से नहीं बता पाता, इजी लैंग्वेज में बताता है। फिर बुक्स उठाने आता है तो एक लंबी सी डेफिनेशन बोलता है, तो वो लंबी सी डेफिनेशन में इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड भी यूज करता है बुक्स के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये किन के लिए, एडवोकेट्स के लिए, सीए के लिए, इंजीनियर्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए, आईसीडब्ल्यू जिन्होंने किया है उनका मेन काम प्रोफेशन होता है। और बाई चांस वो सर्विस भी करते हैं तो एक अलग मैटर है, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, और अगर वो बुक्स को यूज करते हैं तो उसी की बेस पर वो कमाई करते हैं, और वो नॉलेज के लिए उनके इंस्ट्रूमेंट वही हैं। तो उस कारण गवर्नमेंट ने बुक्स को भी इंक्लूड कर लिया किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में। और वैसे भी आप सोचो जब कैटेगरी 4 है तो बुक्स बिल्डिंग हो नहीं सकती, फर्नीचर मानना तो बेकार है उसके लिए, चाहे रैक में रखी हो, और इंटेंजिबल तो चांस ही नहीं है कि ये इंटेंजिबल है, तो फिर आखिर तो प्लांट एंड मशीन में ही आना था। ठीक है जी। अगर सिंपल लिखा आए क्वेश्चन में कि प्लांट एंड मशीनरी तो फिर 15% रेट है, और अगर कार्स भी लिखा आ जाता है तो भी रेट्स क्या है, 15%। बस टैक्सी के तौर पर यूज ना होती हो, क्योंकि रफ टफ यूज होता है, गवर्नमेंट अभी कवर कर लेगी टैक्सी के तौर पर, उसमें 30% डबल रेट से डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। सिंपल प्लांट एंड मशीन लिखा आ जाए, जैसे टाइपराइटर वगैरह हो गया, एसी हो गया, जिनके लिए अलग से कोई रेट नहीं है, तो उस पर 15% अलाउ हो जाएगा। ठीक है। कार्स नॉट रनिंग देम ऑन हायर, किराए पर ना चलती हों। ठीक है। या तो क्वेश्चन आपको स्पेशली कह दे, और ना कहे तो भी क्या है, कार्स का मतलब फिर नॉर्मल बिजनेस यूज होती हैं, टैक्सी वाले तो बिजनेस ही फिर कम होते हैं ना, तो उस वजह से 15% रेट है। सेकंड, ब्लॉक सेकंड, शिप्स, वेसल्स, स्पीड बोट्स, यानी कि पानी में चलने वाली चीजें हैं जो, उन पर 20% एप्लीकेबल है। थर्ड है मोटर बसेज, लॉरीज, यानी कि जिनका काम है माल ढोने का। मशीन्स इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इन पर रेट कितने परसेंट है, 30%, और इसमें इंक्लूड आप टैक्सी भी कर लें। टैक्सी को भी इसमें इंक्लूड कर लें, क्योंकि मोटर बसेस वगैरह इसी में ही सारी एक ही कैटेगरी की आ गई, तो इन पर रेट 30% है, यानी कि 15 से 30 हो जाएगी। फोर्थ, पहले 8 ब्लॉक होते थे प्लांट एंड मशीनरी में, अब गवर्नमेंट ने बाकी जो 40, 50, 60, 80, 100 वाले थे उनको इकट्ठा कर दिया और 40% में डाल दिया। तो इस कैटेगरी में जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल हैं उन्हीं को ही मैंने लिखा है।
तो फोर्थ ब्लॉक एरोप्लेन्स हो गया, लाइफ सेविंग मशीन्स, डॉक्टर्स वगैरह जो यूज करते हैं, फिर कंप्यूटर्स वगैरह, तो उन पर पहले 60 रेट होती थी, अब गवर्नमेंट ने एक ही ब्लॉक में डाल दिया। प्रोफेशनल बुक्स के भी पहले 2 पार्ट होते थे, एनुअल पब्लिकेशन यानी कि हम जैसों के लिए अगर कोई प्रोफेशनल बुक्स हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट हो सकता है जो हर साल प्रिंट होता है, तो उन पर 100 थी और बाकी प्रोफेशनल बुक्स पर 60% थी। अब गवर्नमेंट ने सबको 40 की कैटेगरी में ले लिया। कमर्शियल व्हीकल रिप्लेस्ड, इसके लिए गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट के, पुराने व्हीकल यानी कि 10 साल से पुराने व्हीकल को आप हटा दें, कमर्शियल व्हीकल को, तो उसके स्थान पर नए ले आए तो हम आपको थोड़ी ज़्यादा रेट दे देंगे, इससे कहीं ज़्यादा रेट मिल जाएगी, तो उस कारण इसको 40% में ले आए। सिलेंडर्स वगैरह जो यूज़ होते हैं, सिलेंडर अपने सिंपल गैस नहीं, वो तो क्या होती है, वो तो P&L के 2 में सीधा क्लेम हो जाएगा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह जो बिजनेस में यूज होते हैं या हैवी इंडस्ट्री में सिलेंडर्स यूज होते हैं, तो उसके अंदर की गैस तो एक नॉर्मल एक्सपेंस है, वो तो P&L के 2 में क्लेम करोगे, पर वो सिलेंडर्स तो आखिर लगे ही होंगे ना, उनकी तो कॉस्ट लगी होगी, उनके पर्सनल हो सकते हैं वो, तो उन पर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। रोलर्स फॉर मिल्स, मिल्स में रोलर्स हैं, फिर पोल्यूशन कंट्रोल की कोई मशीन लगाई, उस पर बिल्डिंग लगाई तो उस पर डेप्रिसिएशन 40% है और मशीन पर भी 40 है। और जो लोग बुक्स को हायर करते हैं, किराए पर देते हैं, तो उनकी बुक्स भी वैसे तो देखा जाए कई बुक्स तो वीकली होती हैं, वीक में ही खत्म हो जाती हैं, फिर भी गवर्नमेंट पहले 100% रेट देती थी, अब 40 कर दिया। तो ये कैटेगरीज हैं जी आपकी मेन 3 टेंजिबल एसेट्स की। और इनटेंजिबल एसेट्स को गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर दिया, ग्रुप में कर दिया 1498, 1498 से पहले इनका रूल अलग था, वो बिजनेस प्रोफेशन में आप पढ़ पाओगे, लेकिन 1498 या उसके बाद अगर आपने इनटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर किया या आपकी कॉस्ट लगी है तो उसे एसेट मानते हुए उस पर 25% डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। तो इनटेंजिबल एसेट्स 31/3/98 के बाद एक्वायर किए। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? नो हाउ, जानकारी। जानकारी का मतलब जैसे जापान की कोई कंपनी ने रिसर्च किया, वो रिसर्च आपको सेल किया एज एन एसेट, तो उसके लिए वो गुड्स हो सकता है, उसका काम ही रिसर्च सेल करना हो सकता है, तो वो उससे रिलेटेड इनकम बिजनेस प्रोफेशन में दिखाएगी, पर आपके लिए तो वो एसेट है, तो उसे आप नो हाउ कहेंगे, जानकारी। पेटेंट्स आप जानते ही हैं, किसी चीज को बनाने का अधिकार, राइट, फार्मूला जिसे आपने रजिस्टर्ड करवा लिया हो वो पेटेंट होता है। ट्रेडमार्क, लोगो या साइन होता है, बस रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है, जैसे कंपनी के शूज होते हैं, टी सीरीज का टी लिखा हो। कॉपीराइट, कॉपीराइट आप अपनी बुक्स के स्टार्टिंग में भी देख लेंगे, लेफ्ट वाले पेज पर ऑथर्स के नाम लिखे होते हैं, ऊपर सी ऐसे एक गोला लगाकर लिखा होता है, वो कॉपीराइट होता है, यानी कि उसकी कॉपी करवाने का राइट उन्हीं के पास है, तो वो उनकी एक एसेट है, तो उस पर अगर एक्सपेंडिचर उनका हुआ है तो वो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। लेकिन उनका एक्सपेंडिचर मान लो कम हुआ, लेकिन वो अपना कॉपीराइट किसी को सेल करें तो उसके लिए तो हैवी अमाउंट लेंगे, तो इनके लिए हो सकता है कि इनकम कौन सी है, लेकिन मेन उस बंदे की बात करें जिसने परचेज किया कॉपीराइट, उसके लिए एसेट है, वो एसेट साइड में दिखाएगा और 25% डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। ऐसे ही आपने कोई लाइसेंस या फ्रेंचाइजी एक्वायर की हो, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी इनकम है, एक्सपेंस है, तो वो 25% डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में आएगा, एसेट साइड में आपको शो करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से डेप्रिसिएशन की रेट्स थी, तो जिनको थोड़ा सा आपने डिस्कस करने की कोशिश की है। आप याद रखें, क्योंकि टैक्स एक अलग चीज है, अकाउंट्स बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, और डेप्रिसिएशन की जब अपना सेकंड लेक्चर में रेट्स तय कर पाए हैं, तो वेरी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी काउंटिंग और एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। फिर मैं मानता हूं कि डेप्रिसिएशन आपका क्लियर हो गया। लेकिन सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू लेवल के अगर बच्चों से बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा चैप्टर है, और इवन सीए फाइनल में डेप्रिसिएशन और बिजनेस एंड प्रोफेशन पर काफी स्ट्रेस दिया जाता है। तो इस चैप्टर का अगर आप बेस बनाकर रहेंगे तो पूरी लाइफ काम आएगा। और इतना तो हम जानते ही हैं कि सैलरी की जितनी रिटर्न्स भरी जाती हैं, बिजनेसमैन उससे कहीं ज्यादा है, तो वो अगर अपनी रिटर्न भरते हैं तो बिना डेप्रिसिएशन के चांस ही नहीं है कि कोई रिटर्न हो, डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता है। तो उसी कारण थोड़े से कंप्रेहेंसिव रूल्स गवर्नमेंट की लिस्ट में है, तो आप इन्हें याद करना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप संपर्क करना, मेरा फोन नंबर वीडियो के साथ है। और अगर आपको थोड़ा ठीक लगा हो, लेक्चर अटेंड करके नॉलेज मिली हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुश रहें आप सब।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स चैप्टर में फिर से स्वागत है। हम इससे पहले दो छोटे सेशंस में डेप्रिसिएशन की रेट्स और उसके बारे में समझ चुके हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन का बेस बना चुके हैं और उसकी रेट्स को हमें याद करना है और हमें क्वेश्चन कभी भी रेट्स वगैरह नहीं बताएगा इसकी। और आज इस डेप्रिसिएशन का तीसरा और लास्ट सेशन है। हम डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन और फिर चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स है, तो अदर रिबेट्स क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होनी है तो उसके बारे में आज अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आप इसी को बेस बनाना और एक कंबाइंड वीडियो भी आपके पास होगी जिसमें तीनों सेशन होंगे, तो आप उसे फिर देखना। ये सीए फाइनल तक के लिए आपके पास अच्छा बेस रहेगा डेप्रिसिएशन का। तो आओ आज अब हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में अलग से जो हमें पॉइंट समझने हैं वो एक बार आप चेक करो। सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है, क्या होता है बात करेंगे, ये अदर रिबेट में ही आ गया। और टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट, इसके बारे में क्या रूल्स हैं गवर्नमेंट के, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट, ये काफी अच्छा प्रोविजन है और इंडियन इनकम टैक्स सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पूरे वर्ल्ड में। बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। कॉम्प्लिकेटेड होने का ये मतलब नहीं होता कि रूल्स को समझा नहीं जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट की एक मजबूरी रहती है कि कुछ ना कुछ प्रोविजन इंसर्ट होते हैं, उन्हें फिर उठा लिया जाता है। वो कितनी देर तक लागू रहते हैं उसके बारे में अलग से नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन एक्सटेंड भी हो जाते हैं, फिर नए साल से फिर एप्लीकेबल हो जाते हैं और 2-3 साल बाद रूल उठने के बाद फिर नोटिफिकेशन आकर वो रूल एप्लीकेबल हो सकता है। तो उसकी कोई ना कोई वजह रहती है। वजह सबसे मेन क्या है वो आप जानते हैं। हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, एरिया वाइज बैकवर्ड के हिसाब से अलग अलग है। हम हैं एक, लेकिन गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पूरे भारत का विकास करना। तो जो एरिया बैकवर्ड है, जैसे कि नोएडा बैकवर्ड एरिया था, दिल्ली पूरी तरह डेवलप था, नोएडा बैकवर्ड था, यमुना पार का सारा एरिया बेकार था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसे स्पेशल कैटेगरी का एरिया बनाकर वहां इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रलोभन दिया, लालच दिया, जिसकी वजह से नोएडा का बहुत अच्छा विकास हुआ है। ऐसे ही कांदला, विशाखापट्टनम वगैरह गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अलग से कैटेगरी बनाई और उस कैटेगरी में जो भी इंडस्ट्री वहां पर शिफ्ट होगी तो नोटिफिकेशन वाइज अलग अलग साल तक उनके प्रॉफिट क्या होते रहे, टैक्स फ्री होते रहे। तो जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पूरे इंडिया के लिए पैसा है तो उसे जरूरी नहीं है कि वो महाराष्ट्र के बॉम्बे के आसपास फैक्ट्री लगाए। जो बैकवर्ड एरिया होगा उसके लिए पूरा इंडिया एक जैसा है, तो वो वहां पर इंडस्ट्री को शिफ्ट कर देगा और वहां पर एक नए सिरे से उसने स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉफिट पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे और वो इंडस्ट्रियल सेटअप वहां वाली स्टेट उसको बना के देती है। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको 3 प्रोविजन समझने हैं, वरना आपके लिए एक थ्योरी रहकर हो जाना है इसे। तो सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस पे, न्यू प्लांट पर एडिशनल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो मिलेगा तो वो लास्ट सेशन में हमने रेट्स को चेक किया ही है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन जस्ट एक थोड़ा सा लालच है कि आपको हम और डेप्रिसिएशन दे देंगे। जैसे प्लांट एंड मशीन पर जनरल डेप्रिसिएशन की रेट 15% है, 15% है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको अलग से और डेप्रिसिएशन दे देंगे, पर किस साल? जिस साल आपने नई प्लांट को लगाया है और यूज किया है। लगाया और यूज किया सेम साल होने चाहिए। अगर डिब्बा बंद आपके पास कोई एसेट पुरानी पड़ी है और आज उसे ओपन करते हैं, जी आज मुहूर्त निकाला है हमने और आज से हम स्टार्ट करते हैं, तो उस पर कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन जरूर मिलेगा, लेकिन अब बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की। एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट क्या है? 20% ओरिजिनल कॉस्ट पर। अब आप ऐसे समझो 1 लाख की आपने नई मशीन परचेज की, उस पर 15% प्लांट एंड मशीन के तौर पर 15,000 का तो डेप्रिसिएशन पक्का हो गया कि आपने घटाना है। 20% ओरिजिनल कॉस्ट पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 20 ये हो गया, 20,000 कह लो, तो 15,000 और 20,000 टोटल हो गया 35,000 पे 35,000।
तो पहले साल के लिए आपको 35,000 डेप्रिसिएशन मिलेगा, पर चिंता ना करो, जो रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि कम होकर वैल्यू आएगी नेक्स्ट ईयर से उस पर 15% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, यानी कि ओरिजिनल जो WDV रहेगी उसी पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल वापस नहीं मिलेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ नए प्लांट एंड मशीन पर मिलता है, और नई प्लांट एंड मशीन अगर 180 दिन से कम यूज करते हैं, 180 दिन से कम यूज करते हैं, वो मैंने आपको बताया था 4 अक्टूबर के बाद अगर आप यूज करना स्टार्ट करते हैं तो 179 डेज या उससे कम रहेंगे। तो 19-20 में, 19-20 में अगर आपने क्या किया कि 180 दिन से कम यूज किया तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% है तो वो यहां पर कितना हो जाएगा 10% उस पर्टिकुलर मशीन के लिए जो इस साल परचेज करके यूज की है। पुरानी मशीनों पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज को बढ़ावा देने के लिए कि हम आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। डेप्रिसिएशन तो वही 15% रहना है मशीनों पर। अगर बैकवर्ड एरिया है किन 4 स्टेट्स का, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 बार लिखा गया, और बिहार, अगर इनमें है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इनकी 35% रेट हो जाएगी, 20 की बजाय 35%। और अगर 180 दिन से कम है तो 17.5%। तो अब आप इसको ऐसे लें कि अगर आंध्र प्रदेश के बैकवर्ड एरिया में, पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश के भी बैकवर्ड एरिया में, तो वो नोटिफाई किए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आंध्र प्रदेश के बैकवर्ड एरिया में अगर आपने कोई मशीन लगाई है तो 15% तो डेप्रिसिएशन पक्का हो गया और 35% एडिशनल हो गया, तो पहले साल में 50% आपको डेप्रिसिएशन लेस करवा देगी गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन थोड़ा सी एक झंझट हो रहा है कि क्या प्लांट एंड मशीन को साल के शुरू में ही लगाना जरूरी है, बीच में लगाएंगे तो हाफ मिलेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट के माइंड में रहेगा कि यार फिर बाकी हाफ तो मेरा फिर कैंसिल ही हो गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हाफ रेट से आपका ये अलाउ हो जाता है तो बाकी हाफ रेट एडिशनल डेप्रिसिएशन अगले साल अलाउ हो जाएगा। यानी कि 1 लाख का आपने 17.5% एडिशनल डेप्रिसिएशन 17,500 अगर लेस करवा लिया इस साल, क्योंकि 180 दिन से कम यूज किया था और बैकवर्ड एरिया में आपने इंडस्ट्री लगाई थी तो वहां पर गवर्नमेंट ने इतना ही देना था। तो बाकी जो 17,500 यानी कि 17.5%, 17.5% फिर नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा। टोटल आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन 35,000 यानी कि 35% ही रहेगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा रूल है इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रलोभन देने के लिए, लालच देने के लिए कि आप इंडस्ट्री यहाँ लगाएं। लेकिन एक स्टूडेंट बनकर, एक कॉमर्स के स्टूडेंट बनकर आप सोचो कि लाख रुपए की मशीन लगाई है तो आपको 1 लाख पर ही डेप्रिसिएशन मिलना है, और टोटल 1 लाख से ज़्यादा कैसे हो सकता है। बस पहले साल गवर्नमेंट चाहती है कि आप डेप्रिसिएशन को ज़्यादा लिख लें, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन के सोचो आप डेप्रिसिएशन को ज़्यादा ही लिखना चाहोगे। उसकी एक वजह है, अगर पहले साल प्रॉफिट कमा लेते हो तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, वो कभी रिफंड होता नहीं। पहले साल डेप्रिसिएशन की ज़्यादा छूट मिल जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम होगा और हो सकता है आप लॉस में आ जाएं, तो टैक्स तो नहीं बना या बिल्कुल कम टैक्स बना। और आने वाले सालों में अगर लॉस है तो वो लॉस आने वाले सालों में प्रॉफिट में से लेस हो जाता है, तो आने वाले सालों में भी टैक्स आपको कम देना पड़ा। तो हर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट स्टार्टिंग में टैक्स रिकॉर्ड्स में हमेशा लॉस कमा के दिखाना चाहता है या बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाना चाहता है ताकि टैक्स ना लगे। और अगर बाई चांस आप लॉस पर हैं तो वो आगे रिकवर हो, प्रॉफिट आगे रिकवर नहीं होता। प्रॉफिट पर तो टैक्स आपने दे दिया और गवर्नमेंट की जेब में चला गया। ये चीज गवर्नमेंट को भी पता है और इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को भी पता है। गवर्नमेंट लालच इसलिए देती है कि इंडस्ट्रियलिज्म को बढ़ावा मिले, औद्योगिकीकरण बढ़े, तो उस कारण ये प्रोविजन डाला हुआ है। लेकिन अब फटाफट में चेक कर लेते हैं कि इन पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। किन पर? बोर्ड्स पर। बोर्ड से कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ती और गवर्नमेंट का टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना। ये सपोर्ट जरूर करती है, माल को ढोती जरूर है, लेकिन इन पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। शिप्स पर, एयरक्राफ्ट्स पर नहीं मिलेगा, चाहे बिजनेस में यूज होते हो। और फिर हमारी 4 कैटेगरी की तो एसेट्स थी। फर्स्ट बिल्डिंग थी, सेकंड फर्नीचर, तीसरी प्लांट एंड मशीन और चौथी इंटेंजिबल एसेट्स। तो प्लांट एंड मशीन पर ही मिलेगा, लेकिन बिल्डिंग, फर्नीचर और इंटेंजिबल एसेट्स पर नहीं मिलेगा। फिर एसेट परचेज और सेल कर दें उसी साल में। नई एसेट यानी कि नई मशीन इसी साल परचेज की और इसी साल आपने सेल कर दी
तो गवर्नमेंट का पर्पज है कि इसको होल्ड रखो और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ। ये नाटक नहीं करना। अगर ये नाटक हो गया और बाई चांस हो गया तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा वो यहां पर हम बात करते हैं। फिर आपने क्या किया कि एसेट को यूज ही नहीं किया प्रीवियस ईयर में, तो डेप्रिसिएशन तो यूज करने पर मिलता है। तो इसका मतलब नई एसेट इस साल परचेज की, यूज ही नहीं की, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों ही आप भूल जाओ। और आने वाले साल में सिर्फ डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओल्ड मशीन कहलाएगी। और ऑफिस में जो मशीनें यूज होती हैं जैसे कि टाइपराइटर हो गया, एसी हो गया, तो इनकी वजह से आपको क्या है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। सिर्फ प्रोडक्शन के लिए आप लगे हुए हैं, काम करते जा रहे हैं, तो उस कारण डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। लेकिन यही कूलिंग प्लांट के तौर पर अगर फैक्ट्री में आपके यूज होता है कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग, तो फिर उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दें, काफ़ी डिटेल में बात की हमने। फिर एक होती है अलग से रिबेट, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इन्हीं बैकवर्ड एरिया के लिए कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस, विनियोग छूट। विनियोग छूट किसके लिए? सेक्शन 32AB, 32AB, इसके लिए क्या चीज होगा? इन्वेस्टमेंट अलाउंस छूट, विनियोग छूट। सेक्शन में क्या कहता है कि अगर आपकी इंडस्ट्री किन बैकवर्ड एरिया में, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार, इन 4 स्टेट्स के बैकवर्ड एरिया में है, तो जो भी आपने प्लांट लगाई है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 15% एक्स्ट्रा मिलेगी। तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व P&L के 2 में आप लिख सकते हैं। और सिर्फ इन्हीं एरिया में, और गवर्नमेंट पहले हर जगह पूरे इंडिया में इंडस्ट्री लगाने पर ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस छूट देती थी, और वो गवर्नमेंट ने उठा ली। अब गवर्नमेंट को लगता है कि इन 4 स्टेट्स का वो भी बैकवर्ड एरिया है, तो वहां पर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी आपको मिल जाएगा। तो अब सोचो 15% डेप्रिसिएशन, 35% इन बैकवर्ड एरिया की बात हो रही है। एडिशनल डेप्रिसिएशन 50 हो गया, और 15%, 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस की छूट वो P&L के 2 में अलग से लिख सकते हो, तो 65%। ठीक है जी। एसेट को यूज आपने 19-20 प्रीवियस ईयर के पहले यूज करना है, खत्म होने के पहले, यानी कि 31 मार्च 2020 तक आप यूज कर सकते हैं। अदर रिबेट में एक और है टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट, चाय, कॉफी और रबर विकास खाता, सेक्शन है 33AB। ये सेक्शन गवर्नमेंट ने किन के लिए डाला है कि जैसे असम वगैरह में, ऊटी वगैरह उस एरिया के आसपास तमिलनाडु में जहां चाय की खेती ज़्यादा होती है, तो वहां पर मेन समस्या क्या आती है? एक किसान के पास, यानी कि वो एक बिजनेसमैन किसान भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। अकेली चाय की पत्तियां वहां पर उगाने से उसका कुछ नहीं होने वाला। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब चाय के आप प्लांट पौधे लगाते हो, तो पौधे लगाने के 3 साल बाद आप उसकी पत्तियां तोड़ सकते हो, स्टार्टिंग में नहीं तोड़ सकते। उसके बाद 10 साल तक मान लो वो प्लांट पत्तियां तोड़वाता है, यानी कि आप उससे चाय की खेती करके आगे बाजार में बेच सकते हो। फिर मान लो वो प्लांट एक्सपायर हो जाता है, नए सिरे से आपको लगाना पड़ता है, वही 3 साल का पीरियड आपके लिए लैप्स होने वाला है, खर्चे लगेंगे, इनकम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को वो पीरियड ध्यान है कहीं खेती की नज़र ही चेंज ना हो जाए, चाहे उगनी बंद ना हो जाए, किसान हताश ना हो जाए, और किसी ना किसी वजह से, किसी लालच की वजह से वो वापस उसी खेती में इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर क्या है, गवर्नमेंट का पर्पस पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरा इंडिया, भारत लगभग चाय और कॉफी का सेवन प्रातःकालीन से ही करते हैं, सुबह उठते ही करते हैं, और पूरे दिन में कम से कम 1 या 2 बार इसका यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इसका इंपोर्ट करना पड़े, एक्सपोर्ट हम करें ना करें, हम खुद ही पी जाएं, लेकिन इंपोर्ट नहीं करना। तो उसको बढ़ावा देने के लिए अभी आप सेक्शन का मतलब समझना, दोनों में से जो कम होगा वो P&L के 2 में आप लिख पाओगे। क्या दोनों में से कम? आपके बिजनेस के प्रॉफिट का 40%, चाय के बिजनेस का 40%। आप पत्तियां उगाते हो, सुखाते हो और बेच देते हो प्रोसेस करके, तो उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट कमाया उसका 40%। मान लो उस बिजनेस का 1 लाख प्रॉफिट हुआ था, उसका 40% यहां पर आ जाएगा 40,000 रुपये, इस छूट को घटाने से पहले, मतलब 40,000।
और फिर जो नाबार्ड बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो क्या करता है, ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है। तो उस बैंक में जो पैसे आपने जमा करवा दिए, आपके नाम से बैंक में अकाउंट खुला, आपका ही पैसा है, गवर्नमेंट नहीं ले रही, और उसमें आपने 20,000 रुपये मान लो जमा करवा दिए, आपके ही हैं पैसे, पर कंडीशन होती है कि जब वो स्लैक पीरियड आएगा, डाउन पीरियड आएगा, वही 3 साल का, तब ये पैसे निकालकर आप खेती में लगाना। तो आपने लालचवश वो पैसे लगा दिए, ब्याज भी आपको मिलेगा, डाउट ही नहीं है कोई। तो वो 20,000 आपने जमा करवाए, तो 40 और 20 दोनों में से कम क्या हुआ, 20,000 की आपको छूट मिल जाएगी। और मान लो 50,000 आपने जमा करवाए होते, तो पहले में 40,000, फिर 50,000, विच एवर इज लेस, जो कम है, तो 40,000 की छूट मिल जाएगी। P&L के 2 में आप लिख सकते हो, इतने प्रॉफिट आपके डाउन हो गए। तो आप लालचवश ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन इसका फायदा कब होगा, जब स्लैक पीरियड होगा, आप अपने 7-8 साल के बैंक बैलेंस को उस दौरान यूज करते हैं और वापस चाय की खेती में लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट का पर्पस भी पूरा, आपका भी पर्पस पूरा, सारे इंडिया का पर्पस पूरा। तो इस तरीके से ये सेक्शन बनाया गया, इसका थीम आपको बता दिया सेक्शन का। अब डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन को काउंट कैसे करना है, तो उसका एक एग्जांपल मैंने ही बना के लिखा है सिंपल वे में, ताकि आप अच्छे तरीके से काउंट करना सीख लें। सबसे पहले क्या है कि डेप्रिसिएशन के लिए एसेट्स होनी चाहिए, तो हम मशीन पर बात करते हैं जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट्स और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना तो बहुत ईजी है, वो इसके अंदर से ही निकल जाएगा, बहुत छोटा सा उसका स्टेटमेंट बनने वाला है। लेकिन प्लांट का स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मैं समझाना प्लांट से ही चाहता था आपको। तो सबसे पहले ओपनिंग WDV, रिटन डाउन वैल्यू मशीन की है, मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख। नई मशीन आपने 10/10/19 को परचेज की है 50,000 की, और इसी साल पुरानी मशीन कोई थी इसी के अंदर रही होगी, वो 20,000 रुपए की आपने सेल कर दी। तो कोई बात नहीं, इसको अपने एक बार दिमाग में रखो, 3 रकमें तो लिखी हैं। अब आपने डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन काउंट करना है। ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वो डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है। तो आप कंप्यूटेशन बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल, पर्टिकुलर्स अमाउंट का एक कॉलम और अमाउंट के 2 कॉलम बना लेना जब एक से ज्यादा ब्लॉक हो, यानी कि बड़ा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो एक बार तो मैं आपको सिर्फ मशीन को समझाना चाहता था। सबसे पहले आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीन और ब्रैकेट में उसकी रेट क्या है। क्वेश्चन ने कोई रेट नहीं बताई, आपको याद रखनी है, और कुछ ना बताए तो प्लांट एंड मशीन की जनरल या नॉर्मल रेट 15% लगती होती है, इसे अंडरलाइन कर लिया। अब आपके प्रीवियस ईयर 19-20 1920 का पहला दिन कौन सा है, 1 अप्रैल 19, तो WDV एज ऑन 1 अप्रैल 19, ये वाले 1 लाख आपने यहां पर नोट कर दिए। एड एडिशंस, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनते रहें। एड एडिशंस का मतलब परचेज ही होता है, लेकिन परचेज वर्ड हम गुड्स के लिए यूज करते हैं, तो एडिशन वर्ड प्रॉपर वर्ड है एसेट्स के लिए। पर बात इतनी नहीं है, बात ब्रैकेट वाली है। ये या तो ब्रैकेट नहीं आएगा या आएगा। आएगा कब, जब एसेट का 180 दिन से कम यूज किया है, क्योंकि ये एक स्पेशल केस हो गया और डेप्रिसिएशन की रेट हाफ होने वाली है। ऊपर तो आप लिख के आए 15%, तो ओपनिंग वाली चीजों पर तो 15 ही मिलना चाहिए, पूरे साल यूज किया। पर मान लो कोई चीज इस साल परचेज की और 180 दिन से कम किया, हमारा दिनों के हिसाब से तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं, या तो हाफ रेट लगती है या फुल लगती है। तो फिर जिस पर हाफ लगनी है वो तो ब्रैकेट में लिखोगे, और हाफ किस पर लगेगी, ओपनिंग वाले पर या जो इस साल परचेज किया, इस साल परचेज किया। और मान लो इस साल परचेज 1 अप्रैल 19 को ही कर लिया होता, तो बस ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं। जैसे 1 लाख ये हैं वैसे ये 50,000 हैं, तो क्या हो गया, 1.5 लाख पर लगा लो डेप्रिसिएशन। लेकिन 10/10/19 को है और मैंने लिख दिया लेस देन 180 डेज, तो लेस देन 180 डेज वाली कोई भी चीज हो तो उसकी रकम जरूर लिखो। आपका ध्यान रकमों पर होता है, चलो 50,000 है जी, पर आप स्टार लगा लो। स्टार का मतलब ये एक स्पेशल केस हो गया, डेप्रिसिएशन लगाएंगे या एडिशनल लगाएंगे तो ध्यान रखना है इनका फुल रेट से नहीं होने वाला, हाफ रेट से होगा। लेस करेंगे सोल्ड, सोल्ड में ओल्ड लिख लो, ओल्ड मशीन थी, 20,000 लेस किया और 1,30,000 आ गई। यहां तक रकमों में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए सिंपल लिखी हुई है। ये साल के लास्ट दिन की वैल्यू आ गई, रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020, 1,30,000। अब अपने को डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेस करना है, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होगा, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनते रहे, फुल एंड फाइनल एक ही बात कहूंगा, ऊपर वाले को ना सोचो ऊपर क्या है। सबसे पहला टारगेट गवर्नमेंट का ये है कि आपके पास कितने की एसेट्स बची हैं,
1,30,000 की, तो ये श्योर है कि डेप्रिसिएशन 1,30,000 पर ही लगेगा। ये ना सोचो कि लाख की थी 50,000 वो, ना। पहला टारगेट तो ये है। और इसके अंदर अगर आपने कोई स्टार लगाया यानी कि 180 दिन से कम है, तो गवर्नमेंट ये थोड़ा कहेगी इस पर फुल लगा लो, गवर्नमेंट कहेगी पहले हाफ वाली बार निकालो, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन ज्यादा कैसे ले सकते हैं। तो पहला नंबर लगेगा हाफ रेट वाली का। तो डेप्रिसिएशन में अब स्टार लगाया था 50,000 का, तो 50,000 पर वैसे तो 15% वाला ब्लॉक था, पर लगना हाफ है क्योंकि 180 दिन से कम है, तो आप लगा लेंगे 3750 आ जाएगा 3750। तो अब आप यहां पर थोड़ा गौर फरमाएं, 1,30,000 पर लगाना था और 50,000 पर आप लगा चुके, तो 1,30 में से 50 गए, यानी कि बचे हुए 80,000 पर किस रेट से 15%। और सुनते रहो, क्रॉस बता रहा हूं, मान लो ये एसेट 1/10/19 को परचेज की होती, तो 180 दिन से ज्यादा थी, हम स्टार लगाते ही ना, तो इसका मतलब ये जैसी है वैसी ये है, फुल रेट वाली है। 1,30 पर डायरेक्ट एक बार में ही आप ठोक देते 15%, बस बात खत्म। ठीक है, तो दो बार में नहीं होता। अब एक हाफ होगी और एक फुल होगी। अब बारी आई एडिशनल डेप्रिसिएशन की, और ध्यान रखना एडिशनल डेप्रिसिएशन एडिशन पर ही लगता है, नई परचेज पर ही लगता है, और ऊपर से मशीन होनी चाहिए, और ऊपर से 180 दिन से ज्यादा है तो फुल 20 लगा दो, और अगर 180 दिन से कम है तो हाफ लगा लो। तो एडिशन तो एक ही है जी, उस पर डेप्रिसिएशन भी हाफ लगा है तो एडिशनल भी क्या लगेगा, हाफ। और एडिशनल की रेट हमने यहां पर डिस्कस की थी 20% ओरिजिनल कॉस्ट पर है, लेकिन 180 दिन से कम हो तो हाफ हो जाएगी ना। तो 50,000 पर, इसी 50,000 पर आपने हाफ यानी कि 10% लगा दिया, कितना 5,000। वो अलग बात है कि जो 5,000 इस साल लगा, एक 5,000 और गवर्नमेंट वो अगले साल डिडक्ट करवा देगी। और अगर ये 50,000 क्या होते 180 दिन से ज्यादा वाले होते तो 1,30 पर आप डायरेक्ट 15% लगा देते, और 50,000 पर यहां पर डायरेक्ट कितना हो जाता 20% हो जाता। और अगर ये ब्लॉक मशीन के अलावा फर्नीचर के होते, बिल्डिंग के होते, इनटेंजिबल एसेट्स, तो चिंता ही क्या थी जी, आप सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाते, एडिशनल लगाते ही ना, तो बिल्कुल सिंपल हो जाता। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने जो मैक्सिमम या कुछ थोड़ा टफ पॉइंट हो सकता था वो आपको बता दिया है। और अगर ये इंडस्ट्री होती बैकवर्ड एरिया में, तो फिर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था वो 35% का हाफ यानी कि 17.5 लग जाता ये वाला, और एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस की छूट मिलती, वो अलग से लिखते, वो डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो भी हाफ हो जाती, वो 15% हो जाती ओरिजिनल कॉस्ट की। ठीक है, तो वो आप लगा देते, वो अलग से मिलती है, वो इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये डेप्रिसिएशन के पॉइंट्स थे, ये समझाने की आपको कोशिश की है। डेप्रिसिएशन के जो रूल्स हैं आपको बताया बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में इंसर्टेड हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 28 से 44 तक चलता है, और डेप्रिसिएशन 32 सेक्शन है जी, और जिसको मैंने 3 लेक्चर में 3 छोटे सेशंस में समझाने की कोशिश की है। इसका एक कंपाइल्ड वीडियो भी आपके सामने होगा, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से करें। इससे ज़्यादा रूल्स आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इससे आपका दिमाग खुल जाएगा और इससे बढ़िया आप डेप्रिसिएशन कर नहीं पाएंगे। बस मेरे से आपको कोई नॉलेज मिली है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आप शेयर करें।